बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं मोहम्मद ख़ान। आज का हमारा लेक्चर है पेट्रो डॉलर चैप्टर नंबर 7। अब तक हमने 6 चैप्टर कवर कर लिए हैं। अब हम उनका पहले ओवरव्यू देखते हैं कि उनमें हमने क्या क्या पढ़ा, उसके बाद फिर हम अपने आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 6 में हमने पढ़ा था डी डॉलराइजेशन एंड उसके साथ 2026 की रियलिटी चेक की थी कि यहाँ पर क्या चल रहा है। एंड चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ा था डॉलर एज अ वेपन एंड उसके साथ पढ़ा था स्विफ्ट एंड सैंक्शन अमेरिका टू फाइनेंशियल न्यूक्लियर वेपन्स। और चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग एंड उसके साथ द सर्कुलर मनी सिस्टम। और चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था पेट्रो डॉलर डील एंड उसके साथ 1973 का ऑयल क्राइसिस। और चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था नेक्सन शॉक के बारे में एंड चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था ब्रिटन वुड्स। इसी तरह लेक्चर नंबर 1 में हमने इस पूरी स्टोरी का ओवरव्यू लिया था कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं एंड हर लेक्चर में हमने क्या क्या सीखना होगा, क्या पढ़ना होगा, हमने उनको स्टेप बाय स्टेप सबको देखा था। उसमें 8 चैप्टर थे, हमने अब तक 6 कवर कर लिए हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7। अगर आपने पहले 6 नहीं सुने तो पहले आप उनको सुन लीजिएगा, तब जाके आपको ये पूरी स्टोरी समझ आएगी कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगर आपने डायरेक्ट आज वाला सुना तो आपको पीछे की स्टोरी समझ नहीं आएगी, ना आज की ना पीछे वाली। अगर आपने पहले 6 नहीं सुने तो आपको इसी वीडियो के नीचे पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर पूरी प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हैं ताकि आपको पूरी स्टोरी, पूरा मामला समझ आए कि असल में ये है क्या और इतनी अहम क्यों है। अब हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। चैप्टर नंबर 7 जिसका नेम है ब्रिक्स एंड अल्टरनेटिव्स। इसका मतलब ये है कि 2024 से 26 के दरमियान ब्रिक्स ममालिक डॉलर की जगह पर कौन कौन से नए रास्ते इस्तेमाल कर रहे थे, कौन कौन सा निज़ाम इस्तेमाल कर रहे थे। हम उन नए तरीकों को देखेंगे जो डॉलर के मुकाबले सामने आ रहे हैं। अगर डॉलर कमज़ोर हो रहा है तो फिर ताकतवर कौन हो रहा है, क्या ब्रिक्स ममालिक के पास असल ताकत है। आइए इस पूरे मामले को पढ़ते हैं डिटेल में। ब्रिक्स प्लस द स्केल ऑफ चैलेंज। क्या कहा मैंने? ब्रिक्स प्लस द स्केल ऑफ चैलेंज। इसका मतलब ये है कि डॉलर की जगह नया निज़ाम लाना कितना बड़ा, मुश्किल और मुकाबले वाला काम है। हम ये देखेंगे कि क्या ये काम कितना मुश्किल है और इस रास्ते में कितनी बड़ी बड़ी रुकावटें आती हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये ब्रिक्स प्लस क्या है। देखिए, ब्रिक्स प्लस का आगाज 5 ममालिक से हुआ था: ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इन्हीं 5 ममालिक के जो नाम है उनके पहले पहले हरूफ को मिलाकर इस ग्रुप का नेम रखा गया ब्रिक्स, BRICS। लेकिन साल 2024 में यह ग्रुप इंक्रीज हो गया, मतलब इसके अंदर और भी बहुत सारे ममालिक ऐड हो गए। जब और ममालिक ऐड हुए तो इसके सामने प्लस का निशान लगाया गया ताकि पता चले कि इसमें और भी ममालिक हैं। जब तक कोई और ममालिक नहीं था तो इसका नाम सिर्फ ओनली ब्रिक्स था, BRICS, मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। लेकिन इसके बाद 2024 में जब सऊदी अरेबिया, UAE, ईरान, मिस्र, एक दो और ममालिक जब इसमें अंदर ऐड हुए तो इसका नाम ब्रिक्स प्लस रख दिया गया। तो इसके पीछे ये रीज़न है। अब हम देखते हैं कि इस ब्रिक्स ग्रुप की ताकत क्या है, इसकी बहुत मतलब कि इसकी क्या अहमियत है। इसको पहले पढ़ते हैं। इसके अंदर 5 पॉइंट हैं, उनको हम पढ़ते हैं डिटेल में। पॉइंट नंबर 1 ये है कि इसके अंदर 11 मेंबर हैं। देखें, जब ये स्टार्ट हुआ था तो इसके अंदर 5 मेंबर थे, अब हो गए 11 मेंबर, मतलब कि इसके अंदर मेंबर्स की इंक्रीज हो गई है तादाद। जब स्टार्ट हुआ था तो 5 मुल्क थे, अब हो गए 11, मतलब कि इसके अंदर मुल्क बढ़ रहे हैं, इसकी ताकत बढ़ रही है। और पॉइंट नंबर 2 में कि 45% दुनिया की आबादी, मतलब 45% दुनिया की आबादी, दुनिया के तकरीबन आधे लोग इन्हीं ममालिक में रहते हैं। जो पूरी दुनिया की आबादी है उसमें से आधे लोग इन्हीं 11 ममालिक में रहते हैं। ये पॉइंट नंबर 2 था। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3। 35% दुनिया की माशियत, पूरी दुनिया की जो वेल्थ है, पूरी दुनिया की जो वेल्थ है और उसको मतलब कि उसको जो खरीदने की ताकत में इनका बहुत बड़ा हिस्सा है। देखिए ना, पूरी जो दुनिया की वेल्थ है ना, उसको खरीदने में इन 11 ममालिक का बहुत बड़ा हिस्सा है।
एक तो इनका हिस्सा ये, मतलब कि एक तो इनकी पावर ये है कि पूरी दुनिया की आधी आबादी इन्हीं के पास है, इन्हीं ममालिक में रहती है। तो जब आबादी बहुत है तो इनको वेल्थ भी बहुत चाहिए होती है। तो 35% दुनिया की माशियत, मतलब कि दुनिया की वेल्थ बहुत ज़्यादा, उसको खरीदने में इन्हीं का हाथ है। और पॉइंट नंबर 4 है कि 40% से ज़्यादा तेल, 40% से ज़्यादा तेल, दुनिया के तेल के खजानों का बड़ा हिस्सा इन्हीं के पास है। मतलब पूरी दुनिया में जो तेल है उसका 40% हिस्सा इन्हीं ममालिक के पास है। ये भी बहुत बड़ा हिस्सा है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। पॉइंट नंबर 5 में आता है कि ये दुनिया की कोई छोटी ताकत नहीं है। देखिए, इनके पास आबादी भी आधी है पूरी दुनिया की, इनके पास तेल भी है जो कि बहुत बड़ी अहमियत वाली चीज़ है, और इनके पास माशियत खरीदने का भी हिस्सा है, इनके पास वो भी ताकत है। तो हर ताकत इनके पास अवेलेबल है, तो ये कोई छोटी ताकत नहीं बनती। अब इसके बाद 2 चीज़ आती हैं। एक आती है कि ये मुल्क क्या काम कर रहे हैं, दूसरा आता है कि इन मुल्क की कमजोरियां क्या हैं। क्या आते हैं 2 काम। अब आगे 2 हिस्से हैं, ठीक है। एक हिस्से में आता है कि ये मुल्क क्या कर रहे हैं, अब हम वो पढ़ेंगे कि क्या कर रहे हैं। दूसरा उसके बाद पढ़ेंगे कि ये मुल्क, मतलब कि इनकी कमजोरियां क्या हैं, ठीक है ना। अभी हमने ये 2 हिस्से पढ़ने हैं। तो पहले हिस्से में है कि ये मुल्क क्या कर रहे हैं। इसमें 4 पॉइंट हैं, हम उनको पढ़ते हैं डिटेल में कि ये मुल्क क्या कर रहे हैं। देखिए, ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम पैसों के लेन देन का अपना नया निज़ाम बना रहे हैं ताकि डॉलर वाले निज़ाम से आज़ादी मिल सके। पहला पॉइंट क्या है, ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम पैसों के लेन देन का अपना नया निज़ाम बना रहे हैं ताकि डॉलर वाले निज़ाम से आज़ादी मिल सके। एक काम ये कर रहे हैं। दूसरा काम है कि NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको कहते हैं NDB, इन्होंने अपना एक नया बैंक बनाया है ताकि उधार लेने के लिए IMF का मोहताज ना होना पड़े। दूसरा काम क्या किया इन्होंने अपना बैंक बनाया, और ताकि मतलब वहां से हम उधार ले सके, हमें IMF का मोहताज ना होना पड़े। और 3rd नंबर पर यह है कि सोने से कारोबार, ये बातें हो रही हैं कि आपस की तिजारत का हिसाब किताब सोने की मदद से किया जाए। मतलब जो कि पहले होता था डॉलर से, आप करेंगे सोने से। तो ये 3 काम थे जो वो कर रहे हैं। अब आते हैं चौथे काम पर, वो क्या कर। पॉइंट 4 पर है चाइना का डिजिटल पैसा। चाइना का डिजिटल करेंसी निज़ाम अब अरब ममालिक में भी तेजी से फैल रहा है, जिसको कहते हैं एमब्रिज। क्या कहते हैं, एमब्रिज। अब हम देखते हैं कि ये एमब्रिज क्या है, ये कैसे काम करता है, इसमें खासियत क्या है। एमब्रिज एक डिजिटल रास्ता है जिसके जरिए आप मुख्तलिफ मुल्क जैसे चाइना, सऊदी अरेबिया, UAE आपस में एक दूसरे को पैसा भेज सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि इसमें US डॉलर की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसकी नहीं पड़ती, इसमें US डॉलर की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुल्क अपनी अपनी डिजिटल करेंसी में सीधा लेन देन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हर मुल्क की जो अपनी अपनी डिजिटल करेंसी है उसी में वो सीधा लेन देन कर सकता है, उसको एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आगे ये है कि ये काम बहुत होता फास्ट है, मतलब कि ये काम बहुत फास्ट होता है और बीच में किसी अमेरिकन बैंक की दखलंदाजी नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये काम तो एक होता फास्ट है और इसके बीच में किसी अमेरिकन बैंक की दखलंदाजी नहीं होती। ये इसकी खास बातें इस डिजिटल करेंसी की। अच्छा, इसकी एग्जांपल ऐसे है कि जैसे आपके मोबाइल में कोई ऐप होता है, जैसे इजी पैसा, जैज़ कैश, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो जब आप किसी अपने फ्रेंड को, अपने किसी दोस्त भाई वगैरह को पैसे भेजते हैं, तो जो आपके अकाउंट में ठहरे होते हैं उसी इजी पैसा ऐप में आपकी जो भी करेंसी है, आप पाकिस्तान करेंसी रुपीज़ है तो आप वही रुपीज़ ही भेजते हैं ना उनको। अब वहाँ ऐसा तो नहीं होता कि आप वो पे रुपीज़ किसी और करेंसी में कन्वर्ट करते हैं फिर ही भेजते हैं उनको, नहीं ना। तो जो आपकी करेंसी है आप उसी करेंसी में उसको भेजते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा है कि इनकी जो अपनी अपनी करेंसी होगी ये उसी करेंसी में ही लेन देन करेंगे, उसी करेंसी में पैसा भेजेंगे। सो इसमें जो मेन बात है वो ये है कि इसमें US डॉलर की दखलंदाजी नहीं होती, अगर वो ना भी हो तो भी ये काम चल जाता है। सो ये थे वो 4 पॉइंट जो
ब्रिक्स मुमालिक कर रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम ब्रिक्स मुमालिक की कमजोरियां। पहले हमने पढ़ा कि वो क्या काम कर रहे हैं, उसमें हमने 4 पॉइंट पढ़े, उनको स्टेप बाय स्टेप समझा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि उनकी क्या कमजोरियां हैं। यहाँ पर भी 4 पॉइंट हैं, सो हम पढ़ते हैं इनको डिटेल में ताकि हमें आइडिया हो कि इनकी क्या कमजोरियां हैं। पॉइंट नंबर 1 है कि इंडिया और चाइना की दुश्मनी। देखें, दुनिया के 2 सबसे बड़े मुकाबलेबाज एक ही टेबल पर बैठे हैं जिनके आपस में इख्तिलाफ हैं। इंडिया और चाइना बहुत बड़े मुल्क हैं, उनकी आबादी भी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी आबादी है, और ये दोनों के दोनों मुमालिक ब्रिक्स ग्रुप में भी ऐड हैं। अब एक ही ग्रुप में जब 2 ऐड हों और उनके आपस में इख्तिलाफ हों तो ये कमजोरी पैदा करते हैं ना। तो पहला पॉइंट ये था। अब दूसरा पॉइंट है कि कोई एक भी ऐसी मतलब कि भरोसेमंद करेंसी नहीं है जिस पर पूरी दुनिया एतबार कर सके कि ये डॉलर को रिप्लेस कर देगी। अभी तक तो कोई ऐसी करेंसी नहीं शो हुई। पॉइंट नंबर 3 है कि डॉलर की सहूलियत। डॉलर दुनिया में हर जगह इतनी आसानी से चलता है कि उस जैसा निज़ाम दोबारा बनने में कई साल लग जाएंगे। देखें, ये जो यूएस डॉलर है ना, ये पूरी दुनिया में आसानी से चल जाता है और कोई करेंसी चले न चले ये चलता है। अब इसी तरह ऐसा कोई निज़ाम दोबारा आने में कई साल लगेंगे और उसको अपना ट्रस्ट कायम करने में। ये 3rd पॉइंट था। अब 4th पॉइंट में है कि सऊदी अरेबिया की हिफाजत। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सऊदी अरेबिया की हिफाजत मतलब कि सऊदी अरेबिया अभी भी अपनी हिफाजत के लिए अमेरिका पर भरोसा करता है। क्या करता है वो? सऊदी अरेबिया अभी भी अपनी हिफाजत के लिए अमेरिका पर भरोसा करता है, इसलिए उसके लिए डॉलर को पूरी तरह छोड़ना मुश्किल है। लेकिन जिस मुल्क पर वो अपनी हिफाजत के लिए भरोसा कर रहा है उसी की करेंसी को छोड़ना आसान काम तो नहीं है ना। फिर वो कहें कि आप हमारी करेंसी यूज़ करते, हम आपकी हिफाजत कैसे करें? तो सऊदी अरेबिया के लिए ये छोड़ना मुश्किल है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ये बात इसलिए कहेगी क्योंकि ये सऊदी अरेबिया भी उसी ब्रिक्स प्लस ग्रुप में ऐड है, तो ये भी उस ग्रुप की कमजोरी है। तो अब आता ये है कि ब्रिक्स जो ग्रुप है उसकी ताकत तो बढ़ रही है और उम्मीद भी है कि ये डॉलर को रिप्लेस कर देगा, लेकिन इसके चांसेस हैं भी और नहीं भी। लेकिन ये अभी डॉलर को ख़त्म नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? ये अभी इसको ख़त्म नहीं कर सकता। अगर ये ख़त्म करेगा तो इसको लॉन्ग टाइम मतलब कि बहुत लंबा टाइम लगेगा अपना ट्रस्ट कायम करने के लिए और अपनी मतलब कि इसको ग्रोथ, ये जो इनकी कमज़ोरियाँ हैं इनको ख़त्म करने के लिए। अब हम चलते हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नेम है गोल्ड रश, सेंट्रल बैंक्स एंड सेंडिंग अ सिग्नल। इसका मतलब ये है कि दुनिया भर के बड़े बैंक्स तेज़ी से सोना खरीद रहे हैं। ये एक तरह का इशारा है कि उन्हें अब यूएस डॉलर के बजाय सोने पर भरोसा ज़्यादा है और दुनिया को बता रहे हैं कि आने वाला वक्त बदलने वाला है, मतलब कि आने वाला टाइम बदलने वाला है। देखिए, ये जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इसको अपने फोकस के साथ सुनना है, फोकस के साथ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशारा है दुनिया की बड़ी बड़ी बैंक्स की तरफ से। देखें, 2022 के बाद पूरी दुनिया के जो बड़े बैंक्स हैं उन्होंने रिकॉर्ड सोना खरीदा है, रिकॉर्ड। पिछले 55 ईयर्स में इतना सोना नहीं खरीदा गया जितना अब खरीदा गया है। क्या किया गया है? पिछले 55 ईयर्स में इतना सोना नहीं खरीदा गया जितना 2022 के बाद खरीदा गया है। और वो भी किन्होंने खरीदा? वो भी खरीदा दुनिया के जो बड़े बड़े बैंक्स हैं। हर मुल्क की जो बड़ी बैंक होती है उसको कहते हैं सेंट्रल बैंक, तो ये सोना उन्होंने खरीदा। इसमें 4 तरह के पॉइंट हैं, मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ कि वो कौन से पॉइंट हैं। सबसे पहले आता है चाइना। 2023 में चाइना सोना खरीदने में सबसे आगे रहा। कब रहा? 2023 में चाइना सोना खरीदने में सबसे आगे रहा। वो हर महीने अपने खजाने में सोना भर रहा था। देखना, 2023 में 2022 के बाद 23 आया ना, तो 2023 में चाइना सबसे ज़्यादा सोना खरीदने में आगे रहा। वो हर महीने अपने खजाने में सोना भर रहा था। और सेकंड नंबर पर आता है रशिया। उसके कुल खजाने में 25% से ज़्यादा सोना है। कितना? उसके कुल खजाने में जो उसकी पूरी वेल्थ है उसमें 25% से ज़्यादा अब सोना है। ये किसी भी बड़ी
معیشت کے لیے زیادہ ہے. دیکھیں نا 25% سونا ہے اس کی پوری جو ویلتھ ہے، اس کے پاس جو سارا خزانہ ہے. اب تھرڈ نمبر پر آتا ہے انڈیا. انڈیا کے بینک PBI نے ریکارڈ سونا خریدا ہے، حتیٰ کہ جو سونا انگلینڈ میں ان کا پڑا تھا وہ بھی واپس منگوا لیا. کیا انہوں نے انڈیا والوں نے ان کی جو بینک ہے PBI اس نے ریکارڈ سونا خریدا ہے، اور جو ان کا سونا انگلینڈ میں پڑا تھا اس کو بھی واپس اپنے ملک منگوا لیا ہے. پہلے چائنا کا بتایا، پھر رشیا کا، پھر انڈیا کا. اب آتا ہے باقی ممالک. اس میں پولینڈ ہے، سنگاپور ہے، ہنگری ہے. ان جیسے ممالک بھی تیزی سے سونا خرید رہے ہیں. مطلب کہ اب ہر ممالک سونا ہی خرید رہا ہے، ان کو US ڈالر پر بھروسہ نہیں رہا ہے. اب ذرا سوچئے، ایک سیکنڈ کے لیے سوچئے، یہ بینکس دنیا کے سب سے سمجھدار ادارے ہوتے ہیں، ان کے پاس سب سے زیادہ معلومات ہوتی ہے. دیکھنا یہ بینکس ہیں، ان کا کنیکشن پوری دنیا کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ان کے پاس بہت ہوتی ہے معلومات ہوتی ہے، بہت زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے. اور یہ سب سونا خرید رہے ہیں. کیوں خرید رہے ہیں؟ وجہ ہوگی آخر اس کی. سونا کیوں خرید رہے ہیں؟ اس کی وجہ تو ہوگی نا. یہ ایک طرح کی انشورنس ہے. کیا ہے یہ؟ ایک طرح کی انشورنس ہے. اگر US ڈالر کی قیمت گری تو ان کے پاس سونا بیک اپ کے طور پر ہوگا. کیا ہوگا؟ مطلب کہ یہ ایک طرح کی انشورنس ہے. اگر US ڈالر کی قیمت گری تو ان کے پاس سونا بیک اپ کے طور پر ہوگا. اب سونے کی قیمت خود بتا رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. میں آپ کو ریکارڈ رکھتا ہوں آپ کے سامنے کہ سونے کی قیمت بتا رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. 2022 میں جو سونے کی قیمت تھی وہ تھی $1500 قیمت تھی، ٹھیک ہے. اب 2024 میں جو قیمت اس کی انکریز ہوئی ہے وہ ہوئی 2700. پہلے تھی 2022 میں تھی $1500، 2024 میں انکریز ہو کر 2700 ہو رہی ہے، جو کہ ایک نیو ریکارڈ ہے. یہ خود بتا رہی ہے کہ اس کی مطلب کہ ڈالر کی قیمت آہستہ آہستہ ڈاؤن ہو رہی ہے. جب دنیا بھر کے بینک ایک ساتھ سونا خریدیں تو سمجھ جائیں کہ کچھ نہ کچھ بڑا ہونے والا ہے. دیکھیں جو بینکس ہیں وہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ بہت سمجھدار ادارے ہوتے ہیں، سمجھدار. ان کے پاس بہت ہوتی ہے معلومات. یہ جو بھی کام کرتے ہیں سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. تو جب وہ مطلب کہ نیو ریکارڈ کے ساتھ بہت سونا خرید رہے ہیں تو مطلب کہ اس کے پیچھے کچھ بڑا ہونے والا ہے. اب تک کے لیے اتنا. اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.